हेलो स्टूडेंट्स, हमारे चैनल ज्ञान स्टडी लोन में फिर से आप लोगों का एक बार धमाकेदार स्वागत है। पिछला वीडियो हमारा आया था ऋग्वैदिक काल। आज का हमारा जो वीडियो आने वाला वो है उत्तर वैदिक काल। तो आइए आज हम देखेंगे उत्तर वैदिक काल। इसका शुरुआत कहाँ से हुआ, इसका काल कितना रखा गया है। तो ये उत्तर वैदिक काल का जो है ना काल तो ये लेकर रखा गया 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक चला है। 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक चला है। तो आइए देखते हैं आज उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल में आर्य सभ्यता का मुख्य केंद्र जो था आपका पंजाब का क्षेत्र था। पंजाब का क्षेत्र आज लोग आए थे मध्य एशिया से आकर के कहाँ बसे थे, सप्त सैंधव प्रदेश। ये सिंधु नदी के आसपास के पंजाब के क्षेत्र में मैंने यहाँ पे इंडिकेट कर दिया। तो प्रारंभ में जो बसे थे आर्य लोग ऋग्वैदिक काल में तो यहीं पे आकर के बसे थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में इनका धीरे धीरे विस्तार होता है और ये आकर के हरियाणा के क्षेत्र में बसते हैं। इनका हरियाणा का जो क्षेत्र होता है इसका मुख्य केंद्र यानी मुख्य धुरी होती है और आगे चल करके उत्तर वैदिक काल में ही ये आगे आ जाते हैं और गंगा और यमुना नदी के दोआब क्षेत्र में आकर के बसते हैं। तो उत्तर वैदिक काल में आर्य सभ्यता का विस्तार कुरुक्षेत्र एवं हरियाणा, कुरुक्षेत्र और गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में होता है। उत्तर वैदिक काल में कुरु एवं पंचाल को आर्य संस्कृति की धुरी कहा जाता है। ये एग्जाम में बहुत बार रिपीट किया गया है कि उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति की धुरी किसे कहा गया है, तो कुरु एवं पंचाल जो कि हरियाणा में पड़ता था। कुरुक्षेत्र का भी नाम सुने होंगे जो कि हरियाणा में ही पड़ता है, ठीक है ना। उत्तर वैदिक काल में कुरु एवं पंचाल सबसे विकसित राज था। अगर उत्तर वैदिक काल की अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे विकसित अगर राज की बात करेंगे तो कुरु और पंचाल इसका सबसे विकसित राज होगा। इसका उल्लेख सतपथ ब्राह्मण में भी मिलता है। सतपथ ब्राह्मण में कुरु एवं पंचाल को सबसे विकसित शहर भी कहा गया, ठीक है ना। वैदिक सभ्यता की प्रतिनिधि कहा गया, कुरु एवं पंचाल को वैदिक सभ्यता का प्रतिनिधि कहा गया है सतपथ ब्राह्मण में। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ जिसे हस्तिनापुर भी कहा जाता है। कुरु की राजधानी आपका इंद्रप्रस्थ है जिसे हस्तिनापुर भी कहा जाता है तथा पंचाल की राजधानी काम्पली थी। पंचाल की राजधानी काम्पली। ये दोनों जो क्षेत्र थे हरियाणा के ही क्षेत्र में आते थे। मैंने यहाँ पे इंडिकेट भी कर रखा है। बात करेंगे इसका विस्तार का कि विस्तार कहाँ से कहाँ तक था उत्तर वैदिक काल में। तो उत्तर वैदिक काल में जो इनका विस्तार हुआ था आर्यों का, प्रारंभ में आर्यों का विस्तार अगर वैदिक काल की बात करें तो ये सप्त सैंधव प्रदेश में ही केवल सिमट कर रहे थे इस क्षेत्र में। लेकिन 1000 ईसा पूर्व के बाद ये धीरे धीरे कहाँ विस्तार हुए, हरियाणा के क्षेत्र में। और ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आगे विंध्याचल, नीचे में दक्षिण में आगे विंध्याचल तक, पश्चिम में अफगानिस्तान क्षेत्र तक, उत्तर में हिमालय तक इनका विस्तार हुआ और पूर्व में बिहार तक। ये अपना बिहार तक इसका पूर्व में विस्तार हुआ। तो इसका विस्तृत क्षेत्र काफी बड़ा हो गया था धीरे चल करके आगे चलने के। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कठोर होने के कारण कर्म के आधार पर वर्ण 4 भागों में बढ़ गया था। हम लोग जब सिंधु सभ्यता पढ़े थे तो उसमें भी वर्ण 4 भागों में विभक्त था, पुरोहित था और भी सारे चीज थे। तो यहाँ पे भी वर्ण कितने भागों में विभक्त था, तो 4 भागों में विभक्त था, जिनमें ब्राह्मण एक में था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये वर्ण जो था ना कर्म के आधार पर बांटा गया था, लेकिन बाद में आगे चल करके यही जाति में कन्वर्ट हो गया। तो प्रारंभ में ये वर्ण कर्म के आधार पर बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऋग्वैदिक काल में जनता का विश्वास सबसे अधिक किसमें था, तो बलि तथा कर्मकांड में। सबसे अधिक जनता विश्वास रखते थे बलि एवं कर्मकांड में। यही उत्तर वैदिक काल में आगे चल करके कर्मकांड और यज्ञ का प्रचलन सबसे अधिक बढ़ गया था, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में ये प्रारंभ हुआ था और उत्तर वैदिक काल में ये चरम सीमा पे आ गया था। कर्मकांड एवं यज्ञों का प्रचलन बढ़ा, जिससे क्या हुआ कि ब्राह्मणों की शक्ति काफी बढ़ गई। उत्तर वैदिक काल में होने वाले यज्ञ के प्रकार को हम लोग देखेंगे। उत्तर वैदिक काल में कितने प्रकार के यज्ञ होते थे, तो उत्तर वैदिक काल में बहुत टाइप के यज्ञ होते थे, लेकिन हम 4 मुख्य रूप से देख लेते हैं कि 4 मेन कौन से। तो सबसे पहले एक में है राजसूय यज्ञ। तो राजसूय यज्ञ में क्या होता था, ये यज्ञ जो होता था ना, ये जब राजा का राज्याभिषेक होता था उसी समय इस यज्ञ को कराया जाता था। और ये इस यज्ञ में जो है ना सोमरस पीने का प्रावधान था। जैसे कि हमारे देश में बजट आज भी पेश होता है तो बजट के समय खीर खाने का प्रावधान है। तो यहाँ पे क्या था कि जब राजा का राज्याभिषेक होने वाला होता था तो उस समय सोमरस पीने का प्रावधान था। और इस यज्ञ के दौरान राजा जो है अपने खास जो प्रशासनिक अधिकारी होते थे उनके घर जाकर के भी मिलते थे। सेकेंड में हो गया अश्वमेध यज्ञ। दूसरा में अश्वमेध यज्ञ, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है और ये भी आई है। अश्व का मतलब होता है घोड़ा, अश्व का मतलब होता है घोड़ा, ठीक है ना। तो घोड़ा से संबंधित यज्ञ था। ये यज्ञ जो है ना घोड़ा
इसमें राजा के द्वारा एक घोड़ा छोड़ा जाता था और जिस प्रदेश में जा पहुंचता था घोड़ा वह प्रदेश राजा का माना जाता था। इसमें राजा की शक्ति को दर्शाया जाता था। इस यज्ञ की जो जानकारी है हमें शतपथ ब्राह्मण, जो कि एक ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण से ही हमें इसकी जानकारी मिलती है। तीसरा में आपका यज्ञ है वाजपेयी यज्ञ। इस यज्ञ में राजा द्वारा रथ दौड़ का आयोजन कराया जाता था। यह यज्ञ में राजा रथ का दौड़ करवाता था और इसमें पृथ्वी की पूजा होती थी इस यज्ञ में। चौथा आपका यज्ञ है पुरुष मेघ यज्ञ। इस यज्ञ में पुरुष की बलि दी जाती थी, पुरुषों की बलि दी जाती है। इसका उल्लेख भी आपका कहाँ मिलता है, तो शतपथ ब्राह्मण में। तो आज का टॉपिक हमारा समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमसे बने रहें, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।